तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज आपका लेक्चर नंबर है 2। हम स्टार्ट किए थे कक्षा 12 का रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है विलियन। कल के लेक्चर में विलियन और विलियन के प्रकार के बारे में चर्चा किए थे और विलियन की सांद्रता के बारे में भी चर्चा किए थे। तो आज जो भी सांद्रता बची होंगी उनके बारे में भी चर्चा करेंगे और आगे जितने भी टॉपिक आएंगे उनको बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो आइए हम छठवीं सांद्रता के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो छठवीं सांद्रता है आपकी अंश प्रति मिलियन। ठीक है, इसे ppm से दर्शाया जाता है। इसकी परिभाषा की बात कर लेते हैं। किसी विलियन के 1 मिलियन, 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, आप लोग इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, किसी विलियन के 1 मिलियन ग्राम में उपस्थित विलेय के ग्राम में मात्रा को विलियन की ppm में सांद्रता कहते हैं। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। इसकी फार्मूला की बात कर लेते हैं। ppm में जो सांद्रता होती है तो उसकी सांद्रता बराबर होता है विलेय का भार ग्राम में। ठीक है, बटे विलियन का भार, वो भी ग्राम ही में होता है, गुणे 10⁶ होता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। 1 मिलियन बराबर होता है 10 लाख, इसे याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगली सांद्रता की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगली सांद्रता है आपका नॉर्मलता। ठीक है, आपकी अगली सांद्रता है नॉर्मलता। इसे कैपिटल एन से दर्शाया जाता है। यदि परिभाषा की बात कर लें तो किसी निश्चित ताप पर विलियन के 1 लीटर में घुलित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस ताप पर विलियन की नॉर्मलता कहा जाता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। जो ग्राम तुल्यांक होता है इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल में परिभाषा पर ध्यान दीजिए। ठीक है, परिभाषा समझ में आ रही होगी तो इसका फॉर्मूला के बारे में बात कर लेते हैं। तो नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांक की संख्या। ठीक है, नॉर्मलता बराबर होता है विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का आयतन, वो भी लीटर में। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसमें कोई डाउट होगा तो आप अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगली सांद्रता है आपकी 8वां मोल प्रभाज। इसे एक और नाम से जाना जाता है मोलंस। ठीक है, इसकी परिभाषा के बारे में बात कर लेते हैं। तो 1 मिलियन में किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलियन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ रही है ना। हम आगे इसको समझा देंगे सवाल जब कराएंगे तब। तो एक घटक के मोलों की संख्या बराबर होता है, मोल प्रभाज का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, तो एक घटक के मोल प्रभाज की संख्या, तो उस घटक का मोलों की संख्या बटे विलियन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आशा कर रहे हैं कि आपको इतनी सांद्रता समझ में आ रही होगी। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। तो हमारा अगला टॉपिक आने वाला है, देखते हैं क्या है, विलयता। तो आइए जानते हैं कि विलयता क्या होता है। इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। किसी विलायक की एक निश्चित मात्रा में निश्चित ताप पर किसी विलेय पदार्थ की घुलित मात्रा ही विलयता कहलाती है। कहने का मतलब है कि विलायक जान मान लो कि पानी है। ठीक है, पानी में यदि विलेय पदार्थ, विलेय मान लो चीनी है। ठीक है, वो जितना पानी में वो चीनी घुल जाए, उसकी घुलने की जो डेंसिटी होती है वही क्या विलयता कहलाती है। मतलब विलयता क्या होता है, किसी भी पदार्थ को अपने अंदर क्या करना, डेवलप करना, सॉरी, अपने अंदर क्या करना, समाहित कर लेना, उसे घोल ले लेना। ठीक है, वो विलयता कहलाता है। आशा करते हैं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो आइए अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है गैसों की द्रव में विलयता। तो ये जान लेते हैं कि गैसों की द्रव में विलयता क्या होता है। भिन्न भिन्न गैसों की द्रव में विलयता भिन्न भिन्न होती है। ये तो बात सही है भाई साहब। भिन्न भिन्न जो गैस होते हैं उनमें द्रव की विलयता भिन्न भिन्न होती है। उदाहरण के लिए यदि हम बात करें तो ऑक्सीजन जो है जल में बहुत कम मात्रा में घुलित होता है, जबकि जो अन्य गैसें होती है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड,
HCl इत्यादि। HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही होगी। अगला हेडिंग है आपका हेनरी का नियम। इस नियम को आप लोग अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके इंटर में इससे रिलेटेड सवाल भी आता है, थ्योरी भी आती है। ठीक है, तो आइए इसकी परिभाषा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेनरी का नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। कहने का मतलब यह है कि जितना हम दाब लगाते हैं गैस में, उतना वो द्रव में क्या होता है, विलय होता है। यदि हम इसका सूत्र की बात करें तो P बराबर होता है KH इंटू एक्स जी। यहाँ जो P है, तो P आपका तो आंशिक दाब है। ठीक, और जो KH की बात करें तो KH आपका हेनरी नियतांक है, और एक्स जी का मतलब होता है गैस का मोल प्रभाग। ठीक है, आशा करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी। तो इसके बारे में भी थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं, हेनरी नियतांक के बारे में। ठीक है, तो जो KH का मान होता है, KH का मतलब होता है हेनरी नियतांक। ठीक है, उसका मान बढ़ाने पर जो गैस की जो द्रव में विलायता होती है, जो घुलने की डेंसिटी होती है, वो कम हो जाती है। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, दूसरा नोट्स देख लेते हैं। जो KH का मान है, जो हेनरी नियतांक का मान है, गैस की प्रकृति व ताप पर भी निर्भर करता है। जैसा ताप रहेगा गैस की प्रकृति, उसी हिसाब से नियतांक भी क्या होगा, गैस का नियतांक भाई बदलता रहेगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक तीसरे नोट्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ताप के बढ़ने पर जो गैस की द्रव में विलायता कम हो जाती है भैया। जैसे जैसे ताप बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, जो द्रव में जो विलायता होगी वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है हेनरी के नियम की अपवाद। भैया कमियां देख लेते हैं इसका क्या होता है हेनरी का नियम का। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं कि हेनरी का नियम की जो कमियां होती हैं क्या क्या होती हैं, ये भी आपके इंटर में पूछा जाता है। तो हेनरी के नियम के अनुसार जो तनु विलयनों के लिए जो होता है क्या, सही नियम लागू होता है। तनु विलयनों के लिए ही हेनरी का नियम लागू होता है, सांद्र विलयनों के लिए हेनरी का नियम लागू नहीं होता। आप इतनी बात याद रख लीजिएगा। ठीक है, क्यों नहीं लागू होता है ये आगे चल के हम बता देंगे। ठीक है, तो दूसरा इसकी कमियां हैं, जब कोई गैस द्रव के साथ अभिक्रिया कर लेती है। भैया कौनो गैस हवा द्रव के साथ अभिक्रिया कर ली तो क्या होगी कि हेनरी का नियम लागू ना हुई। भाई जब रिएक्शन हो जाएगा तो गैस जो पर्पस से जो लिया जाएगा वो रहेगा ही नहीं, तो क्या होगा, हेनरी का नियम भी लागू नहीं होगा। ठीक है, तीसरी कमियां देख लेते हैं। जब कोई गैस द्रव में वियोजित होती है या संयोजित होती है। वियोजित का मतलब होता है क्या भैया, टूट जाती है, बिखर जाती है। ठीक है, और संयोजित का मतलब क्या होता है, जुड़ जाती है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। जो है गैस है, ठीक है, जो द्रव में वियोजित या संयोजित हो जाती है तो उसके लिए भी क्या होता है, जो हेनरी का नियम होता है वो पालन नहीं होता है। ठीक, आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और आपका अगला टॉपिक है वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है, आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं कि वाष्प दाब क्या होता है। किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य जो साम्य अवस्था में जो द्रव के पृष्ठ पर लगने वाला वाष्प दाब कहलाता है। कहने का मतलब क्या है भाई साहब, आपको सिंपल भाषा में समझा रहे हैं अभी। देखो, जब हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक, किसी निश्चित ताप पर पानी को हम क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो पानी जो वाष्प में बदलने वाला होता है, जो वाष्प बदलने की जो कगार पे होता है, उस पे जो दाब लगता है वही वाष्प दाब कहलाता है, सिंपल भाषा में। ठीक, तो अगला टॉपिक है आपका राउल्ट का नियम। इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लेंगे ताकि आपके इंटर में इससे रिलेटेड भी सवाल आते हैं। तो राउल्ट के नियम के अनुसार किसी दिए गए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल प्रभाव तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, आपको इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, तो आइए जान लेते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, पीएस बराबर होता है पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स डी होता है। जो पीएस का मतलब होता है कुल दाब होता है, पी नॉट ए का मतलब होता है एक आंशिक दाब, और पी नॉट बी का मतलब होता है बी का आंशिक दाब, और एक्स ए होता है